प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, प्रोसेसेस में, सिस्टम्स में, और उसके बेस पे आप इनोवेशन को आगे लेके जाते हैं। सो मैनेजमेंट लिटरेचर में इनोवेशन हमेशा जरूरी नहीं है कि R&D लैब से ही आएगा। आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास R&D लैब होना चाहिए, आपके पास साइंटिस्ट होने चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए। सो इनोवेशन बहुत ही ब्रॉड तरीके से देखा जाता है। मैं आगे जब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको कि इनोवेशन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो कहाँ तो आप रेडिकल इनोवेशन करें, जैसे मैंने आपको बताया टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जब मोबाइल टेलीफोनी में लेके आना, वो एक इन्वेंशन है। से लेके छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करें अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोसेसेस, सिस्टम्स में और बिजनेस मॉडल में, और आप अपने आपकी पोजीशन मार्केट में बेहतर कर सकते हैं। सो उसमें तीन पहलू बहुत जरूरी है। पहला है न्यूनेस, आपका जो इनोवेशन होना चाहिए वो न्यू होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि उसके साथ प्रोसेस जुड़ा होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए वैल्यू क्रिएट करना चाहिए कस्टमर्स के लिए या आपके खुद के लिए। तो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमेशा लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अलग है दूसरों से। अगर अलग है लेकिन अगर वो आपको वैल्यू नहीं देता है और वो कस्टमर्स को वैल्यू नहीं देता है और कस्टमर आपसे खरीदता नहीं है, तो आपको वैल्यू नहीं देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर्स। तो हमें पता है कि जब 80s में मैनुअल टाइपराइटर्स बहुत फेमस थे, उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर का इजाद किया गया, और वो यूनिक प्रोडक्ट था और बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट था। उससे एफिशिएंसी बेहतर थी, उससे जो मैनुअल काम होता था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैनुअल टाइपराइटर में, उससे कम होता था, इसमें आपको मैनुअल एफर्ट कम लगता था। उसी टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर्स भी इजाद हुए और पर्सनल कंप्यूटर्स भी मार्केट में आए। सो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर इनोवेटिव प्रोडक्ट था, लेकिन उसके लिए कस्टमर नहीं मिले, बिकॉज कस्टमर प्रिफर्ड पर्सनल कंप्यूटर्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर। सो तब आप मतलब हमेशा मैनेजमेंट में कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अलग है, इनोवेटिव है, लेकिन वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए और कस्टमर उसको प्रेफर करना चाहिए और उसके बाद उसको खरीदेगा, तो आपके लिए भी वैल्यू क्रिएट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ इनोवेशन। तो जैसे मैंने बोला था कि हमेशा जब लोग इनोवेशन के बारे में बात करते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास कोई R&D लैब नहीं है, हमारे पास कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास कुछ नया करने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट इनोवेशन, हमेशा उनके ध्यान में प्रोडक्ट इनोवेशन ही ध्यान में होता है या सर्विस इनोवेशन होता है। लेकिन बहुत बड़े तादाद में जो स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस है, अपनी प्रोसेसेस को बेहतर करती है, उसमें कुछ बदलाव करती हैं और उसको इनोवेटिव तरीके से प्रोसेस को चेंज करती हैं, उससे उनको एफिशिएंसी मिलता है। टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा जो बदलती है, नई टेक्नोलॉजी लेके आती है जो फॉरेन मार्केट में होती है, जो यहाँ पे नहीं होती, और उसमें कुछ इंडियन तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको इंडियन मार्केट के लिए बेहतर करते हैं, अपने प्रोडक्शन के लिए बेहतर करते हैं, और उसको अडेप्ट करके आप उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। दूसरा, कई जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ स्मॉल कंपनीज है, मीडियम साइज कंपनीज है, वो कल्चर को चेंज करती हैं, अपने लोगों को, जो पीपल मैनेजमेंट है, अंदर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रोसेसेस है, उसको चेंज करके अपने आप को कंप्यूटर से बेहतर करती है। और जो लास्ट है आपका जो बिजनेस मॉडल है, उसको आप कंप्लीटली चेंज करते हैं और उसके बेस पे आपको अपने इनोवेशन की तरफ जाते हैं। सो जब आप मैनेजमेंट या आप SME लेवल पे इनोवेशन की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ आप प्रोडक्ट इनोवेशन या सर्विस इनोवेशन पे ही फोकस करें। आप प्रोसेस इनोवेशन भी कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन भी कर सकते हैं, और आप बिजनेस मॉडल इनोवेशन कर सकते हैं। मैं ये सारे टाइप्स के इनोवेशन के पे आपको एक एक एग्जाम्पल दूंगा जो छोटी मोटी कंपनियों ने किया हुआ है। तो अभी आपको सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर इसको मैं और डिटेल में लेके जाऊंगा जब मैं एग्जाम्पल, कंपनीज के एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। सो ये थोड़े से नंबर्स है, मैंने सोचा कि उसका आपको थोड़ा सा आइडिया दिया जाए। सो 35% टोटल SMEs आर फाउंड इनोवेटिव, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट रिपोर्ट है। तो मतलब है कि लोगों को लगता है कि हमारा छोटा मोटा बिजनेस है और उसमें हम क्या इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं। तो मतलब देखिए 35% जो इंडियन SMEs है, ऑलरेडी वो इनोवेटिव कुछ न कुछ करती है। तो मतलब है कि अगर आप कुछ शुरू करेंगे तो आप पहले नहीं होंगे, और अगर आप शुरू करते हैं तो आप आखिरी भी नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि बहुत सारे और लोग कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है जो इनोवेशन है ना, हम आगे बात करेंगे बैरियर्स के बारे में, वो बहुत माइंडसेट का है। कई बार हमें लगता है कि हम तो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, हम क्या इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि क्या हम अलग कर सकते हैं दूसरों से, अगर ये रुझान होगा, हमारा जहन होगा, तो हम कुछ न कुछ तो ढूंढ ही लेंगे जो हमारे लिए काम लगेगा।
तो नेक्स्ट डेटा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज जरूरी नहीं है कि वो R&D रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर या कोई लैब ढूंढ बनाए या कोई प्रोटोटाइप लैब बनाए या कोई साइंटिस्ट को हायर करे या कोई PhD को हायर करे और इनोवेशन करे। काफी कुछ स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो डिफेंस में काम करती, जो बायोटेक्नोलॉजी में काम करती, जो फार्मा में काम करती, वो लोग R&D बेस्ड इनोवेशन करती है। लेकिन अगर आपका वो फील्ड नहीं है, तो भी अगर 65% इनोवेटिव है हमारे वहां जिन्होंने नॉन R&D बेस्ड इनोवेशन किया है, तो जो 65% स्मॉल फर्म्स हैं जिन्होंने नॉन R&D बेस्ड इनोवेशन किया है। ये गवर्नमेंट के और एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डेटा है इंडिया का। 54% ऑफ इनोवेटिव मीडियम फर्म्स हैव नॉन R&D। तो जितने भी मीडियम साइज फर्म्स हैं जो इनोवेशन करती है, उसमें से 54% जो नॉन R&D बेस है, जिनके पास कोई R&D लैब नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई PhD नहीं है, वो लोग भी इनोवेशन करते हैं और ज्यादातर तादाद उनकी है। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, आप भी इनोवेशन कर सकते हैं, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास R&D लैब हो, आपके पास एक्सपर्ट हो और आपके पास PhDs हो या आपके पास साइंटिस्ट हो। दूसरा जो डेटा है वो है कि नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया स्टडी ने रिवील किया है कि 42% लार्ज फर्म्स, 17 MSME न्यू टू द वर्ल्ड ऐसा इनोवेशन करती है जो वर्ल्ड में पहली बार आया है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो मतलब है कि 17% MSME जो ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा इन्वेंशन बेस्ड प्रोडक्ट करता इनोवेशन करती है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है डेटा। सो मतलब है कि अगर हम समझे कि इंडिया में अगर रफली 5 लाख MSME रजिस्टर्ड हो, एक रफ एस्टिमेशन है, और उसमें से इसका एस्टिमेशन बढ़ भी सकता है, लेकिन उसमें से भी 17% जो इनोवेटिव है और वो इन्वेंशन बेस्ड, मतलब ऐसा कुछ करती है जो किसी और ने पहले नहीं किया हो। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो तो मतलब है कि बैरियर्स क्या है। तो बैरियर्स ये होते हैं कि जब कभी भी स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस इनोवेशन के बारे में सोचती है, तो उनको लगता है कि उनके पास ऐसे लोग नहीं है, ऐसे स्किल्स नहीं है कि जो उनको जिनके साथ मिलकर वो इनोवेशन कर सके। दूसरा होता है कि उनके पास फाइनेंस नहीं होते, उनको लगता है कि इनोवेशन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, और इसलिए उनको लगता है कि हमारे पास इनफ पैसा और फाइनेंसेस नहीं है कि जिसको हम यूटिलाइज कर सके इनोवेशन के लिए। तीसरा है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा, आज हम जो आप मिले हैं और आपको बता रहे हैं कि इनोवेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी पैमाने पे कर सकता है, कोई भी लेवल पे कर सकता है, तो इन्फॉर्मेशन उनको पास नहीं है अवेलेबल कि कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो वो बहुत जरूरी, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। कई बार उनको लगता है कि गवर्नमेंट के बेनिफिट के साथ ही मिलकर वो इनोवेशन कुछ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होना चाहिए वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखें जो डेवलप कंट्रीज है, लाइक जर्मनी है या फिनलैंड है या डेनमार्क है, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च सेंटर्स हैं, जो गवर्नमेंट रिसर्च यूनिट्स हैं, वो मिलके MSME के साथ मिलके काफी कुछ इनोवेटिव चीजें करती हैं। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके वजह से कई लोग इनोवेशन नहीं कर पाते, और हमारे वहाँ काफी लिमिटेड इनोवेशन इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वैसा है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अगर आप इटली में जाएंगे, अगर आप स्पेन में जाएंगे, आप जर्मनी में जाएंगे, जहाँ पे क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं, जैसे सिरामिक क्लस्टर हो गया या टेक्सटाइल क्लस्टर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी क्लस्टर हो गया, और हर एक क्लस्टर के अंदर प्रोटोटाइप लैब होगा, हर एक क्लस्टर के अंदर एक R&D लैब होगा। तो जिसके पास इन हाउस कुछ फैसिलिटी नहीं होगा, वो क्लस्टर के जो कॉमन फैसिलिटी है रिसर्च और डेवलपमेंट की, उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो वो भी एक चैलेंज है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए लोग इनोवेशन नहीं कर पाते। और दूसरा है, हमें लगता है कि उसका मार्केट नहीं है, मतलब एक कस्टमर, हम कुछ नया करेंगे तो उसके लिए हमें कस्टमर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, हम उसको कॉमर्शियलाइज कैसे करेंगे। तो ये सारे सवाल है, उसके वजह से लोग इनोवेशन करने में थोड़ा झिझक करते हैं। ये मैंने बैरियर्स को आइडेंटिफाई किया है 2 लेवल पे, एक है ऑर्गेनाइजेशन लेवल और दूसरा इंडिविजुअल लेवल। सब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं, ज्यादातर जो स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज, उनको लगता है इनोवेशन के चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए, हमारा तो बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, हमारा सेल्स हो रहा है, इतना एफर्ट डालने की जरूरत क्या है, हमें क्यों एफर्ट डालना चाहिए। दूसरा है कि हम लोगों की जो सेट प्रोसेसेस हैं कंपनी में, स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस हैं,
अगर हम उसको बदलना नहीं चाहते, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी इनोवेशन करेंगे काफी कुछ बदलाव आपको हर लेवल पे करना पड़ता है कंपनी में, तो वो भी एक चैलेंज है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और कई जो ये सारी जो चैलेंजेस कई बड़ी कंपनीज के साथ है, जिनका बिजनेस अराउंड, जिनके पास 50, 100, 150 एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ ये होता है कि एक बार आपने प्रोसेसेस को डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, तो बार बार उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनोवेशन जब भी आप करना चाहते हैं तो एक कंपनी लेवल पे आपका एक माइंडसेट और एक आपको स्किल्स और कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। सबसे पहला माइंडसेट होता है, और वो ये होता है कि अगर हम गलतियां को इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। जो कंपनीज के लीडर जो भी एम्प्लॉयज को अलाउ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको फेलियर से डरना नहीं चाहिए। और ये भी माइंड, अगर आपको लग रहा है कि हम फेलियर को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो आप फिर इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। सो ये भी बहुत जरूरी आपको सोचने वाली बात है। इनएबिलिटी ऑफ टू क्वांटिफाई वैल्यू, तो वही होता है कि हमें पता नहीं होता, बिकॉज कई बार इनोवेशन में आप बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत कुछ एनर्जी, एफर्ट, टाइम और मनी आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके सामने आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये भी बड़ी बड़ी मसले हैं, और इसके वजह से काफी जो कंपनीज है वो इनोवेशन से दूर रहती है। दूसरा होता है, अगर आप कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं आपके या बैंकर्स हैं, जिससे आपने कोई लोन लिया है, किसी ने इन्वेस्ट किया है, उनको कन्विंस करना कि हम कुछ इनोवेटिव कुछ चीजें कर रहे हैं। वो कहेंगे यार जो तुम्हारा प्रॉफिटेबल बिजनेस है उस पर फोकस करो और प्रॉफिट को बढ़ाओ, क्यों ये सारी चीजों में पड़ रहे हो। सो ये भी एक चैलेंज होता है, स्पेशली ये बड़ी कंपनीज में होता है जहाँ पे स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं, उनके लिए ये बड़े मसले होते हैं। दूसरा ये होता है, जो ऑर्गेनाइज लेवल पे आपको लगता है कि इनोवेशन के लिए बहुत अप्रूवल्स की जरूरत होती है, और हर एक लेवल पे आपको अप्रूवल, तो समझ लीजिए आपका आप अगर छोटे मैनेजर हैं कोई कंपनी में और आपको लगता है कि आपके अंडर में एक इनोवेशन का कोशिश हो सकती है, तो आपको लगता है कि आपको सीईओ को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको जनरल मैनेजर को कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये अप्रूवल, इंटरनल अप्रूवल की एक चैलेंज होती है। दूसरा होता है एक्सटर्नल अप्रूवल, आपको अलग अलग एजेंसी से डील करना पड़ता है, तो काफी ऑर्गेनाइजेशन उसको पसंद नहीं करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में कई लोग होते हैं जो इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ओनर कंपनी के होते हैं या जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, वो उनको डिस्करेज करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते जैसा सपोर्ट होना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल चैलेंजेस आती है जब आप कोई कोशिश करता है इनोवेशन की। इंडिविजुअल लेवल पे क्या चैलेंजेस होती हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं या आप खुद भी अगर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इनोवेशन होता है वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाता है। जब आप इनोवेशन की कोशिश करते हैं, कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ता है। तो वो कई लोगों को पसंद नहीं आता है, कई लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। दूसरा ये होता है फियर ऑफ फेलियर। हमेशा हमें लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे और अगर हम वो फेल हो गए उसमें, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो कई बार ये होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज है वो भी डरते हैं कि अगर मैंने कुछ कोशिश किया, कुछ नया ढूंढने की, कुछ नया करने की, और हमारे जो मालिक है वो अगर हमें डांट देंगे या हमारा पगार काट लेंगे तो क्या होगा। सो उनका पर्सनल जो परफॉर्मेंस के रिलेटेड जो फेलियर होता है उनको ये होता है। और जैसे आप छोटे मोटे अगर आप बिजनेस करते हैं एसएमई लेवल पे, तो आपको ये होता है कि अगर हमने इतना पैसा लगाया, इतना एनर्जी लगाया, इतना टाइम लगाया एम्प्लॉयज का इनोवेशन में, अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ तो उसका 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 हमें लॉस होगा, उसका खामियाजा बनना पड़ेगा। दूसरा है कि कई कंपनीज में इनोवेशन को मेजर करने के, एफर्ट्स को मेजर करने के कोई मैट्रिक्स नहीं होते। एम्प्लॉयज को लगता है हम क्यों पैसा अपना टाइम दें कुछ नया करने के लिए, हम रेगुलरली एक चीज कर रहे हैं वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा पता नहीं है, हमें उसके लिए अप्रिशिएट किया जाएगा वो भी पता नहीं है, कितना अप्रिशिएट किया जाएगा उसका हमारा परफॉर्मेंस मतलब इंसेंटिव में और या हमारी सैलरी इंक्रीमेंट में कैसे बेनिफिट होगा वो भी नहीं पता होता। तो ये क्लैरिटी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो इसलिए लोग डरते हैं। दूसरा होता है कि उनको सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट नहीं होता। आपको भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्मॉल लेवल पे काम करते हैं तो आपको भी फंडिंग, और कई बार कई जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को भी कोई सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली। तो ये भी एक मसला है, जो इसलिए लोग आपकी जो कंपनी में इनोवेशन करने से डरते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो एनकरेजमेंट नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, एज एंटरप्रेन्योर आपको अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए। हर लेवल पे इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है, छोटे तबके से लेके ऊपर के तबके तक
कोई भी लेवल पे इनोवेशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो एनकरेजमेंट वाला एनवायरनमेंट होगा तो कोई भी कोशिश करेगा। एम्पावरमेंट, आपको उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको उसके लिए अपग्रेड करें अपनी स्किल्स को, अपने अपने नॉलेज को, और वो अपने एम्प्लॉय और आप खुद अपने अपने आप को एम्पावर करें कि आप इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो काफी लोग इनोवेशन से दूर रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन नहीं होता है, लोगों को अप्रिशिएशन नहीं होता है, अगर कुछ नया करते हैं उसका कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। और दूसरा ये होता है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि मैं ये कंपनी में 2-3 साल हूँ, तो मैं क्यों एफर्ट डालूं, मुझे तो 2-3 साल में दूसरी कंपनी में जाना है। तो कई बार जो इंडिविजुअल लेवल पे आपके एम्प्लॉयज इनोवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होता है। और कई कम जो एंटरप्रेन्योर्स होता है उनका भी बहुत शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होता है। उनको लगता है कि मुझे अभी घर बनाना है तो मुझे 10 लाख रुपए सेव करने हैं, तो मेरे सेव हो जाने चाहिए, क्यों मैं पैसा एनर्जी और टाइम लगाऊं या इनोवेशन में। तो ये जो बैरियर्स है ऑर्गेनाइज लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे हैं। इंडिविजुअल एज एम्प्लॉय लेवल पे और आपके खुद के एज एंटरप्रेन्योर लेवल पे, ये चैलेंजेस की वजह से इनोवेशन से आप दूर रहते हैं। मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट 10 मिनट में अलग अलग केस स्टडीज शेयर करूंगा। सो पहला जो केस स्टडी है जो है उसका नाम है क्लेज ईटेबल। ये एक लड़का है गौरव करके, जिनका एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता था, भावनगर करके छोटा सा शहर है गुजरात में, उसमें। और उनका 100 साल पुराना एक दूध का और इंडियन कन्फेक्शन, जो स्वीट मिठाइयों की दुकान, और वो जो नाश्तों की दुकान होती है जिसमें काफी कुछ तली हुए आइटम और मिठाइयाँ मिलती हैं। तो उनका एक ट्रेडिशनल बिजनेस था दूध के, पहले उन्होंने दूध का बिजनेस था, उसके बाद उन्होंने इस तरह की मिठाई की शॉप शुरू किया था, उसका नाम था बच्चू भाई दूध वाला। वेरी फेमस, 100 साल पुरानी दुकान थी। और उसके बाद ये लड़का था, उसने वो फैमिली से बिलोंग करता था, उसने सोचा कि मुझे फैमिली बिजनेस में नहीं जाना है, मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनूंगा। और ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन के वो अमूल और नेस्ले में काम कर रहा था। और उस टाइम पे उसने देखा कि जो ट्रेडिशनल जो उसको चीज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंटरेस्ट था, चीज मेकिंग में। तो वहां पे वो नेदरलैंड जाके सीख के आया कि जो ट्रेडिशनली चीज जो था घरों घरों में बनता था, और लेकिन उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका मास प्रोडक्शन शुरू हो गया, जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं जैसे नेदरलैंड्स हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड, उस तरह की कंट्रीज में। और उसने देखा कि जो क्राफ्ट को टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके कैसे हाइजीनिक और कैसे उसको मास स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि इनका जो बिजनेस था, जो ट्रेडिशनल बिजनेस, वो स्टेगनेंट हो गया। ये लड़के के पापा छोटे भाई थे, दो भाइयों के बीच में बिजनेस था। तो इनके जो बड़े चाचा थे, जो बड़े काका थे, जो बड़े अब्बा थे, इन्होंने उनके अब्बा को बिजनेस से निकाल दिया, और ये लोग अभी बिना बिजनेस के रोड पे आ गए। ये लड़के ने अपना जॉब नेस्ले में से छोड़ के 26 साल की उम्र में अपने बरामदे से वापिस से मिठाइयां बनाना शुरू किया। और उसको पता चला कि जो सोन पापड़ी है उसका मशीन है, वो सोन पापड़ी ट्रेडिशनली टर्की से आई है। और उसको पता चला कि उसने रिसर्च किया, उसने टर्की जाके पता किया, तो उसको पता चला कि वहां पे एक मशीन है जो जो शुगर सिरप को खींचने के लिए वो काम में लगता है। तो वो मशीन वो लेके आया, उसने अपने मशीन को इस्तेमाल करके सोन पापड़ी का प्रोडक्शन शुरू किया। और उसकी वजह से उसको वो जो उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है बहुत हद तक कम हो गया। और उसके बाद उसने जो बिजनेस शुरू किया, आज 4 सालों में उसका 50 करोड़ का बिजनेस है। उसने एक ही चीज किया कि हर एक, जैसे अगर रसगुल्ला बनाना है तो उसके लिए वो मशीन जापान से लेके आया, उसने ढूंढा, उसने सर्च किया, और अपनी प्रोडक्शन को उस वो मशीन के इस्तेमाल से लो कॉस्ट, लो मैन्युअल इंटरवेंशन के तहत उसने प्रोसेसेस को चेंज करके जो ट्रेडिशनल मिठाई बनने का प्रोसेस था उसको चेंज किया, और उसका फायदा उसको मिला। तो ये पहला एग्जांपल है जो क्रेव्स ईटेबल का, जो प्रोसेस इनोवेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो एक लड़का जिसने अपने अब्बा के साथ वापिस से बिजनेस शुरू किया अपने बरामदे से, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे लेके गया। हमारे अफजल भाई मिर्जा यहाँ पे हैं, अफजल बेग मिर्जा साहब, उनका लिथोटेक इंजीनियरिंग है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है प्रोडक्ट इनोवेशन का। अफजल भाई अगर सुन रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो हम उनके साथ बाद में बात करेंगे। सो उनके साथ जो मैंने इंटरेक्शन किया था उसके बेस पे, उनका स्पाइस ग्राइंडिंग और स्पाइस रिलेटेड मशीनरी का बिजनेस है। और बहुत इंटरेस्टिंग जो इन्होंने एग्जाम्पल मुझे दिया कि कंपनी थी जो पूना में, जिनको ये चिली फ्लेक्स का प्रोडक्शन करती थी। और उनके पास उस तरह की जो ऐसा कोई मशीन नहीं था जो उनको उस तरह का जो क्वालिटी चाहिए था वो मिले।
और अफजल भाई एक दिन अपने एक दोस्त के वहां गए जिनके साथ उनका काफी सालों से रिलेशनशिप था, जो एक प्लास्टिक ग्रैन्युअल मशीन और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्राइंडिंग मशीन के अंदर काम कर रहे हैं। और उन्होंने वहां पे वो प्लास्टिक ग्राइंडिंग मशीन को देखा और उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि क्या मैं चिलीज को यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। और उनके दोस्त को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ उनके पर्सुअल के बाद उन्होंने उनको अलाउ किया। और उनको पता चला कि ये जो प्लास्टिक ग्राइंडिंग मशीन है वो उनको जो चिलीज है, जो मिर्ची का जो क्वालिटी वो जो पूना बेस्ड कंपनीज को चाहिए था वैसे ही वो निकाल के दे रहा है। फिर उन्होंने वो मशीन को लेके आए अपने वहां, उसको मॉडिफाई किया जरूरत के मुताबिक, और उसको बेचना शुरू किया। और आज उससे वजह से उनका बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। और जो मुझे अच्छा लगा अफजल भाई से बात करके वो ये था कि वो हमेशा कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं कि नया नया इनोवेशन करे प्रोडक्ट लेवल पे, और कुछ मशीनरी में बदलाव करे, कुछ नई तरह की मशीनें लेके आए जिससे वो मार्केट में बने रहे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है प्रोडक्ट इनोवेशन का। तीसरा एक जो एग्जाम्पल है वो मुस्लिम लड़के का है जिसका नाम है काशिफ। और वो IIM अहमदाबाद से पास आउट हुआ आज से 5 साल पहले। उनका ट्रेडिशनली लेदर का बिजनेस था, वो कानपुर का लड़का है। और वो उसने सोच अपने पापा को देखा कि वो लेदर का बहुत सालों से ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। जो IIM अहमदाबाद में आया तो उसने सीखा मैनेजमेंट, और उसको पता चला कि जो, और उसने इटली को स्टडी किया जहाँ पे काफी अच्छे से शूज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। और उसको एक चीज उसने देखी कि मार्केट में जो दो तरह के शूज होते हैं, एक तो होते हैं जो स्पोर्ट शूज होते हैं जो नाइकी या जो नाइकी एंड एडिडास एंड इस तरह की बड़ी स्पोर्ट्स कंपनीज हैं, वो फोकस करती हैं स्पोर्ट्स शूज में। और वो स्पोर्ट्स शूज में बहुत लेवल अच्छा अच्छा इनोवेशन होता है, हमेशा कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है, कभी फिटिंग का ध्यान रखा जाता है उसमें। आपको बहुत ही अच्छे से आप उसको यूटिलाइज करें आपके साइज और शेप का और आपके जो पाँव के मुताबिक, उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर आप कैजुअल शूज देखें, और इंडियन मार्केट में स्पेशली मैन कैटेगरी में कैजुअल शूज और पार्टी शूज जो आपकी या ऑफिस वेयर है, उसके लिए कोई कभी कंफर्ट या फिटिंग का ध्यान नहीं रखा जाता था। सो उसने बहुत लेवल पे स्टडी करके उसने एक नया कंपनी शुरू किया जिसमें आपको कस्टमाइज और शूज बना के देते हैं। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस था शूज बनाने का, लेदर बिजनेस था कानपुर का, उसको उसने अलग वैल्यू प्रपोजिशन दिया। आज वो बहुत बड़े पैमाने पे बैंगलोर बेस्ड उनका स्टार्टअप है। आप ऑनलाइन जाके अपने अपने शूज को का फिटिंग चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दे यूज इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, और वो कस्टमाइज शूज बनाते हैं जिसमें कंफर्ट और फिटिंग, जो दो चीजों पे उन्होंने बहुत फोकस किया। और डिजाइन, बिकॉज बहुत अच्छे डिजाइनर शूज अवेलेबल नहीं होते कैटेगरी में। सो उसने ये तीनों चीजों पे फोकस करके अपने बिजनेस को खड़ा किया स्क्रैच से। सो तीस जो चौथा एग्जांपल है एक्सप्लोर डिजाइन स्कूल है। ये भी अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है जो एक यंग लड़के ने शुरू किया था 1997 में, जिसने एनिमेशन एजुकेशन में मार्केट में वो एंटर हुआ। तब एपटेक जो बहुत बड़ी कंपनी है आईटी की, आईटी एजुकेशन की और कंप्यूटर एजुकेशन की, वो उस जमाने में बहुत ही फेमस थी। उनका एक अरेना मल्टीमीडिया, आप सब लोग जानते हो, उनका एक एनिमेशन एजुकेशन यूनिट था। अब ये लड़का जब यंग था, फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, उसने ये सोचा कि बहुत बड़ी तादाद में जो ग्रेजुएट होते हैं उनके पास जॉब्स नहीं होता, और जो बी और सी कैटेगरी के सिटीज से आते हैं, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज से आते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। और वो जमाना था जब इंटरनेट का बूम शुरू होने वाला था और कंप्यूटर का बूम शुरू हो गया था इंडिया में। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं ये बच्चों को ऐसा ट्रेन करूं कि जिससे उनको 10-15 हजार की जॉब मिल जाए। तो ट्रेडिशनली जो एनिमेशन बिजनेस था वो हमेशा रिच बच्चों के लिए था, जिनके लिए हॉबी का एक जरिया था एक्सप्लोर करने का। और उसके बाद अरेना ये क्लेम करता था, जो जो मार्केट लीडर था इंडस्ट्री में, वो हमेशा ये क्लेम करता था कि ये कोर्स के बाद आप हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज को का एनिमेशन करेंगे। सो आपका पूरा जो फोकस था अपर मिडिल क्लास, अर्बन मार्केट, रिच किड्स, हॉबी एजुकेशन और एनिमेशन, और आपका एम्प्लॉयमेंट था मूवीज एंड इस तरह का प्लेटफॉर्म पे। और उसमें ये लड़के ने ये सोचा कि ये पूरा मार्केट अगर मैं उसको एक लेवल नीचे लेके जाता हूँ और टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ, और इस तरह से ट्रेन करता हूँ एनिमेशन और ग्राफिक्स के लिए कि जिससे उनको 10-15 हजार की जॉब लग जाए। और उनसे इंडस्ट्रीज के साथ टाइप के एसएमईज के साथ, और उनको ट्रेन करके उसमें उनको एम्प्लॉय करना शुरू किया। और
5 सालों में उसका 300 फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में उसने शुरू किया एक्सप्लोर डिजाइन स्कूल के नाम से। सो ये बिजनेस मॉडल इनोवेशन है, जिसमें पूरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था वो एनिमेशन एजुकेशन था, जिसमें मूवी और आपको सीरियल्स में आप कैसे कंट्रीब्यूट करते वो था, लेकिन यहाँ पे बहुत अलग तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ड एनिमेशन एजुकेशन पे उसने फोकस किया, अलग तरह का कस्टमर सेगमेंट पे फोकस किया, अलग तरह की सिटीज पे फोकस किया और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। जो जेके क्रैंकशाफ्ट और ओम साइंटिफिकल फॉर्म्स हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दो एग्जांपल हैं। जेके क्रैंकशाफ्ट एक राजकोट बेस्ड क्रैंकशाफ्ट कंपनी है, जहां पे 300 क्रैंकशाफ्ट कंपनीज हैं जिनके साथ एक कॉम्पीट कर रहे थे। ये दो भाई हैं जिन्होंने अपने पापा के साथ ये पापा ने शुरू किया था, और फिर उन्होंने दोनों भाइयों ने उसको मैनेज करना शुरू किया और देखा कि उनका बिजनेस स्टेगनेंट हो गया था 2008-9 में। और वो हमेशा ये करते थे, जो बहुत अच्छी बात है, वो हमेशा सीआई या चैम्बर ऑफ कॉमर्स या मैनेजमेंट एसोसिएशन जो होते हैं उनके लेक्चर्स और सेमिनार्स अटेंड करते थे। और यही बहुत बड़ी बात है, आप लोग रिफा से जुड़े हुए हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा आपको इससे पता चलेगा कि ये लोग जब दोनों भाई इसको अटेंड करते थे, उनको एक एचआर मैनेजर मिला जो कोटक महिंद्रा कंपनी में काम करता था। और वो कोटक महिंद्रा कंपनी में काम करने के बाद जब वो लड़के से इनसे बात हुई तो उनको पता चला कि लोगों पे, जो एम्प्लॉय पे काम करना बहुत जरूरी है। सो उसने उन लोगों ने उसको हायर किया एज ए कंसल्टेंट, और इन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉय जो एचआर पॉलिसीज है उस पे काम किया, और एचआर पॉलिसी ऐसे बनाई कि एम्प्लॉय खुश रहने लगे कंपनी में। और खुश रहने लगने से उससे क्या हुआ कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उससे उनका मार्जिन बेहतर हो गया कंपनी का। तो जब ये 300 कंपनीज के साथ बिजनेस के साथ कॉम्पीट कर रहे थे, जहां पे इनका मार्जिन स्टेगनेट था, प्रॉफिट स्टेगनेट था, इन्होंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट को बेहतर किया, और उसके वजह से उन्होंने एफिशिएंसी को बेहतर को इम्प्रूव किया, और एफिशिएंसी के इम्प्रूव करने के वजह से उनका मार्जिन बेहतर हो गया, और उनको 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसके बाद उनका हुआ। वैसे ओम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है एक कंपनी, एक बीकॉम ग्रेजुएट ने एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद के शुरू किया था, और उसने देखा कि जो कंपनी का प्रोडक्ट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन था बहुत ज्यादा हाई था। तो उसने सबसे पहली चीज ये करी कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश एम्प्लॉयज थे उनसे बात किया, और उनसे उसने खुद ने, बिकॉज वो बीकॉम ग्रेजुएट था, उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं था, उसे 6 महीना वो कंपनी में शॉप फ्लोर पे काम किया अपने एम्प्लॉयज के साथ। और पता क्या कि वो एम्प्लॉयज ने ही उसको सजेशन दिया, उसको फीडबैक दिया कि कैसे हम ये कंपनीज की जो प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज करने के बाद उनका उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन काफी हद तक लो हो गया, और कंपनी लॉस में से प्रॉफिट मेकिंग में हो गई। सो आई थिंक अगर आप ये देखें एग्जांपल, जो आपको आपको पता चलेगा कि छोटे कंपनीज भी, छोटे बिजनेसेस भी कैसे कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और उससे उनको उसका फायदा लेते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसका नाम है गुजरात फ्लाई। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ग्रास रूट लेवल इनोवेशन का। ग्रास रूट लेवल ये लियाकत भाई बाबी है, जो गुजरात में महसाणा में रहते हैं, जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है। वो गराज में काम करते थे, और गराज में काम करते करते उनको पता चला कि जो एफिशिएंसी जो होती है, जो व्हीकल की उसमें के बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो उन्होंने एक मैग्नेटिक व्हील को इजाद किया, और वो व्हील से जो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है व्हीकल की, और आपका जो कॉस्ट, जो कंजम्पशन ऑफ दी जो पेट्रोल है या जो डीजल है वो भी कम हो जाता है। सो उनको काफी न्यूज में वो काफी छाए, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज उनको प्रोडक्शन का चैलेंज है, उनके पास फाइनेंसिस नहीं है। लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, ग्रास रूट लेवल पे आप लोकल प्रॉब्लम को देख सकते हैं। एक छोटे से तबके को कोई प्रॉब्लम है, वहां पे आप कुछ नया इंटरवेंशन करके, कुछ इनोवेटिव कुछ चीज करके, कोई प्रोडक्ट लाके वो एक तबके को आप बेनिफिट ला सकते हैं। तो ग्रास रूट लेवल इनोवेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा ये जो एग्जाम्पल है जो ग्रास रूट लेवल इनोवेशन का, वो है मुश्ताक अहमद डार और तौसीफ अहमद का वॉलनट क्रैकर पीलर वॉशर। तो आपको पता है कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में वॉलनट का फार्मिंग होता है, और वो वहां पे क्या था कि जो वॉलनट को क्रैक करना, पील करना, वॉश करने में काफी मैनुअल आपको हाथ का काम होता है, और वो बहुत ही ज्यादा टीडियस काम होता था, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम रहता था। सो मुश्ताक अहमद डार और तौसीफ अहमद ने सोचा कि क्यों ना हम हमारी जो कौम है, जो ये बिजनेस में है, उसको मदद करने के लिए कुछ ऐसा मशीन बनाए कि जिससे ये जो मैनुअल काम है वो मशीन से हो जाए, हमारा टाइम बचे, हमें एफिशिएंसी मिले।
और उन्होंने वो सोच के वो प्रॉब्लम जो लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कोशिश में एक इंटरेस्टिंग मशीन बनाया, और उसको भी प्रेसिडेंट अवार्ड मिला उनको, और काफी कंपनीज को आजकल वो ये काफी लोगों को ये सप्लाई कर रहे हैं। और जो तीसरा जो आई थिंक अ, जो जो अलग लेवल पे जो इनोवेशन है वो कम्युनिटी लेवल पे इनोवेशन। सो एक चेलिया शिया मुस्लिम कम्युनिटी है गुजरात में, जो और मलाबार मुस्लिम कम्युनिटी है नॉर्दर्न केरला में। ये दोनों को कहा जाता है मास्टर्स ऑफ होटल बिजनेस, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने होटल बिजनेस को चलाते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय उनकी कम्युनिटी का होता है, या उनके आसपास के जो गांव होते हैं जिनको जो उनकी कम्युनिटी के गांव होते हैं वहां से वो एम्प्लॉयज को लाते हैं। और वहां पे वेटर भी प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट होता है, वहां पे मैनेजर भी प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट होता है। सो को क्रिएशन कम्युनिटी को मिलके कैसे आप एक एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं, बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। तीन चीजों पे फोकस करते हैं वो लोग, क्वालिटी, प्राइस और सर्विस पे और हाइजीन पे, ये चीजों पे फोकस करते हैं। और चीला मुस्लिम जो है वो तो गुजराती नॉन मतलब वेजिटेरियन होटल बिजनेस के मास्टर्स हैं। मुस्लिम होते हुए भी वो बहुत अच्छी तरीके से पल्स को जानते हैं, और ये उनका मॉडल है कि जिसमें उनके जो नाम होते हैं होटल्स के वो भी ट्रेडिशनल गुजराती नेम्स होते हैं, ना कि कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होता है। और मलाबारी मुस्लिम कम्युनिटी का भी वही होता है, वो क्या करते हैं अपने गांव से लोगों को लाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं बिजनेस के लिए, और फिर उनको पैसा देते हैं कि जिसके बेस पे वो लोग वही मैंगलोर में कई और जगह पे वो अपना छोटा मोटा और रेस्टोरेंट या होटल शुरू कर सके। सो ये कम्युनिटी को एक दूसरे को सपोर्ट करके बिजनेस करना, और हर एक एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवाना, कि जिससे वो ऐसा ना समझे कि वो एक एम्प्लॉय की तरह से काम करता है, वो ऐसे समझे कि वो एक मालिक की तरह काम करता है। ये बहुत क्लासिकल मुस्लिम कम्युनिटी बेस्ड इनोवेशन बिजनेस मॉडल है, मुझे लगा ये हमारे साथ शेयर करना चाहिए। तो ये सारे जो एग्जाम्पल उससे मैं क्या हमें सीखना चाहिए। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि बिजनेस में स्टेगनेंट आ गया हो गया है, बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है, सबके साथ है। लेकिन ये सोचिए कि हम दूसरों से कैसे अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा है कि हमारे आसपास के वर्ल्ड को देखिए, आप कस्टमर से बात करिए, सप्लायर से बात करिए, उनसे पूछिए। मैं आपको बताऊं, मैं सिरामिक इंडस्ट्री में को स्टडी कर रहा था मोरबी में, एक कंसल्टिंग मेरा प्रोजेक्ट था। और वहां पे मुझे पता चला कि एक यूरोपियन सप्लायर है उनका, उसने सजेस्ट किया कि रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करो और उसको उससे एक अलग तरह की टाइल्स बनाओ। और वो सजेशन उनको सप्लायर की तरफ से आया। कई बार आपको कस्टमर सजेस्ट कर सकते हैं, कई बार सप्लायर सजेस्ट कर सकते हैं, कई बार आपके बिजनेस पार्टनर सजेस्ट कर सकते हैं, कई बार आपके इंडस्ट्रियल एरिया में आपके पड़ोसी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अपने आप को ऑब्जर्वेशन आपका खुला रखिए, लोगों से बात करिए, पता करिए कि कैसे आप अपने बिजनेस में क्या नया कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज का एग्जाम्पल दिया कि एम्प्लॉयज कैसे सजेस्ट करते हैं। हेल्प लीजिए फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी मेंबर्स का इनोवेशन के लिए। और दूसरा है कि जैसे मैंने कहा कि कोशिश पूछिए अपने आप को कि आप किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर, आप कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करें या अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम एरियाज कहाँ है और कहाँ पे इनोवेशन की जरूरत है, तो ये कोशिश करना बहुत जरूरी। अभी जैसे लॉकडाउन है, सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए आपको कि आपके जो करंट बिजनेस में वीक लिंक्स क्या है, कमजोरी क्या है, उस पर आइडेंटिफाई करिए, और कोशिश ये करिए कि वहां पे आप कहाँ पे इनोवेशन की गुंजाइश है, तो उसको आप होमवर्क करिए। मैं जैसे अभी कंसल्टिंग जितनी भी कंपनी से साथ कर रहा हूँ, उसमें मैं हर रोज आजकल 2 घंटा बिताता हूँ, बिकॉज आज हमारे पास सबके पास टाइम है। तब क्यों ना उसका स्ट्रैटेजी डिजाइन करने में, अपनी कंपनीज के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और उस पर काम करने में लगाएं, और कोशिश ये करें कि कहाँ पे इनोवेशन है जहाँ पे हम कुछ और कर सकते हैं। और हेलो, Yes. Are you able to listen my voice? या आई कैन हियर, आई थिंक मुझे वो म्यूट कर दिया था इसलिए। हाँ All right. सॉरी। Okay. सो हमारे मॉडरेटर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सो मुझे भी डिसिप्लिन में लेके गए। सो बहुत ही अच्छा सवाल है। और जैसे मैंने ये कहा कि भाई ये बहुत ही बड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। और आपने जो कहा वो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा अगर आप इनोवेशन की तरफ जाते हैं तो रिस्क इज अ पार्ट ऑफ, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है ट्रेडिशनल, उसमें हम ये दो चीजें कहते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है, जो इनोवेटिव होता है।
सो अगर आप इनोवेटिव नहीं है और रिस्क टेकर नहीं है तो आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स नहीं कह सकते। सो वो बहुत जरूरी है। और ये रिस्क है ना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपको आप है ना एडवेंचर रिस्क मत करिए, कैलकुलेटिव रिस्क करिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि जो बिजनेसेस में 3 4 5 साल बिताता है उसको पता होता है कि कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है। लेकिन कोशिश ये करिए कि जितना आप स्टडी करेंगे, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना मार्केट में घूमेंगे और लोगों से बात करेंगे, आपका रिस्क लेवल कम हो जाएगा। आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। हमारे माइंडसेट क्या है कि हमें मकान गोडाउन लेना है और दुबई से पैसा लाके इधर इन्वेस्ट कर देना है और हमें बिजनेस में नहीं लगाना है। ये थोड़ा सा चैलेंज है। हम दूसरा सवाल ले सकते हैं। डॉक्टर जुबैर साहब आपका सवाल पूछिए। जी अबरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबरार भाई, आपसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, लाइक आई बीन फॉलोइंग यू सिंस लॉन्ग। मेरा एक बहुत पर्सनल सवाल है अपने बिजनेस रिलेटेड। मेरा एक कंपनी है फूड फैक्ट्री एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर में मैंने एक रेस्टोरेंट चलाया था 2014 से 16 तक। और इरादा ये था कि उसको एक चेन ऑपरेशन डेवलप करना है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन रेस्टोरेंट था तो चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाई और अल्टीमेटली फिर मुझे वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। 2016 से लेकर अब तक, लाइक आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग एनी काइंड ऑफ इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट विच आई कुड वर्क अपॉन। लेकिन होता क्या है कि मतलब कुछ ऐसी चीज मिल नहीं पा रही, तो वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, उसको कैसे हम ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए। ये मेरा क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैंने जब भी मैं अभी रिसेंटली हैदराबाद में रिफा के लिए मैंने टॉक किया तब भी मैंने बताया था, और ये मैं कई जगह पे बताता हूँ। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे वहाँ हमने एक वर्कशॉप किया था यहाँ पे, जिसमें था कि गोट फार्मिंग पे। और हमारे वहाँ काफी जो मुस्लिम भाई बहन है वो लोग आए, उन्होंने बोला कि हमारा गोट फार्मिंग हम करते हैं, हम पूरा साल उनको ख्याल रखते हैं, हम सब कुछ वेटरनरी डॉक्टर सब कुछ लेके। लेकिन क्या होता है जब बकरीद आती है तो ये जो राजस्थान या छोटे छोटे ट्राइबल विलेजेस से लोग आते हैं और बहुत ही सस्ते में वो अपने गोट्स और शीप्स को बेच देते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। मैंने बोला देखिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब मैं आपको एक बताऊं कि अगर आप फ्रांस में जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे गोट चीज बनता है। और मैं जब लियो में गया था जब पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहनें जो जो लेडीज हैं वो मैनेज कर रही थी एक रेस्टोरेंट जो वहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड था, जहाँ पे जो सबसे ज्यादा टूरिस्टिक प्लेस होता है वहाँ पे। और वो सैंडविचेस और थोड़े छोटे छोटे स्नैक्स वो सर्व करती थी, लेकिन बहुत बड़े सारे टूरिस्ट जाके वहां से खरीदते थे। ठीक है, चीज मैन्युफैक्चरिंग है ना, चीज और प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा फ्यूचर है हमारे इंडिया में। हाँ, सो मैं ये जो कह रहा था कि ये हमने 2015 में मैंने उनको बोला था कि आप गोट मिल्क फार्मिंग में जाइए। और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसको सुना था, लेकिन अभी मुझे रिसेंटली मैंने एक कोई रिपोर्ट पढ़ा जिसमें दिल्ली में गोट मिल्क 200-300 रुपया लीटर बिक रहा है। अगर आप सोचिए कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस सोचेंगे तो क्या होगा कि आप गोट फार्मिंग करते हैं, आप बकरीद में उनको बेचते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग सोचेंगे तो आप गोट मिल्क में जा सकते हैं, आप गोट चीज मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप प्रोसेस फूड में आप उसको कुछ रेडी टू कुक देखिए अभी लॉकडाउन में सब कई लोग हैं जो अमेरिका यूरोप में रेडी टू कुक और रेडी टू मेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिसमें आप इस तरह की प्रोडक्ट्स में जाके कुछ कर सकते हैं। जी अदनान सैयद साहब, आपका सवाल पूछिए। अदनान सैयद। अबरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम भाई, मेरा सवाल ये था कि हम लोग जैसे आपने भी प्रॉफिट शेयरिंग वाली एक ऑप्शन दिया था कि हम इनोवेशन कर सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है प्रॉफिट शेयरिंग का। सो अब जस्ट कुछ ऐसा स्पेसिफिक रेशियो रहता है कि मतलब हम किस सेक्टर में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मान ली किसी के पास 100 एम्प्लॉय हैं तो उसका रेशियो डिफरेंट रहेगा, और अगर किसी के पास 10 एम्प्लॉय हैं तो दैट विल बी डिफरेंट। आई मीन आई एम सॉरी इफ इट इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन 1-to-1, बट आई जस्ट आस्क्ड इट। सो नहीं, अदनान, ये जो मॉडल है ना जो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस इसका है, इसमें
उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज जो उसमें क्या है कि एक तो पहली बात है कि सारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक ही कम्युनिटी से या एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं, और वो ज्यादातर एक ही सेक्ट के होते हैं, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, पहली बात। दूसरी बात होती है तो उसमें ऑलरेडी उनका फिक्स होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय वेटर लेवल पे कितना प्रॉफिट करना चाहिए। रिजवान, कैन यू म्यूट एवरीवन, इज वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। रिजवान, Abrar साहब, I muted everyone. Yeah. अच्छा, ओके, तो आवाज बहुत आ रहा है अभी भी। ओके, सो सबसे बड़ा जो मैं जो कह रहा था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें उनका एक इंटरनल सेटअप होता है, जिसमें जो वेटर का काम करता है उसके उसके अपने लेवल के मुताबिक उनका प्रॉफिट शेयरिंग होता है। सो समझ लीजिए कि एक सैलरी मिलता है, लेकिन साथ में एक प्रॉफिट, जो जितना प्रॉफिट होगा उसका उसको शेयरिंग मिलेगा 5 to 10% बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ वेयर दे आर ऑपरेटिंग। ये है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि उसमें बहुत जो बड़े तादाद में जो काम होता है वो ये होता है कि वो एक ही सेंट को फॉलो करते हैं। जो चेलिया में क्या है, एक ही सूफी सेंट है जिनको वो एक इमाम के फैमिली से हैं, जो 12 इमाम में से एक इमाम के, तो उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो उसमें ये होता है कि इमाम साहब जो कहते हैं उसको फॉलो किया जाता है, और वो लोग ऐसा समझते हैं कि बिजनेस करना एक हमारा है ना दीन का एक रास्ता है। इसलिए वह बहुत, और जैसे मलाबारी जो केरला मुस्लिम है उसमें भी ये होता है कि अंदर उनके बीच में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन और यूनिटी है, तो इससे वो मैनेज बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। वालेकुम सलाम रफीक भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अबरार भाई, मैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर हूँ। हमारे यहाँ पे जो है ना बिल्कुल स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता। इसमें इनोवेशन किस तरह से ला सकते हैं? मैं खुद भी फील करता हूँ कुछ ना कुछ इनोवेशन लाना इसमें, मगर हम बॉन्ड है पूरे स्टैंडर्ड्स में। ठीक है। आप स्टैंडर्ड में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप में कुछ कर सकते हैं। आप सप्लायर रिलेशनशिप में कुछ कर सकते हैं। आप अपना जिस तरह का मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है जिसका एक केक, और उसने बहुत ही मिडिल क्लास गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसको ये था कि ये केक बनाने का बड़ा शौक था और केक खाने का, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि रोज बरोज वो जाके बाहर जाके वो केक खाए बनाए। तो वो बाहर से पिल्सबेरी का वो मिक्सचर लेके आती थी रेडी टू कुक केक बनाने का। अब उनके वहाँ माइक्रोवेव भी नहीं था, तो कैसे बनाएंगे? तो वो उसकी मम्मी ने घर में रात में एक्सपेरिमेंट किया जब उसके अब्बा सो जाते थे, और उनको बहुत पैशनेटली उन्होंने एक मिक्सचर बनाया, और ऐसा मिक्सचर बनाया कि जो प्रेशर कुकर में वो उसको आप पका सकते हैं, और वो 20-25 मिनट में वो पक जाता है। अभी पिल्सबेरी है, वो बड़ी कंपनी है, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का उनका जबरदस्त नेटवर्क है, कैसे वो उसको बीट करेंगी? और प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, उसमें आइसिंग भी था कि जिससे आपको एक ऐसा ही केक बनेगा कि जो पिल्सबेरी से अच्छी क्वालिटी का होगा, 20-25 मिनट में माइक्रो प्रेशर कुकर में बनेगा, और आइसिंग भी होगा। लेकिन चैनल एक्सेस नहीं हो पा रहा था। उन्होंने क्या सोचा कि जो बहनें जो गरीब हैं, जो अलग अलग सोसाइटीज में रहती हैं, अलग अलग मोहल्लों में रहती हैं, उसमें से एक आध दो बहनों को ढूंढा, और उनके थ्रू दूसरे बहनों को ढूंढा। और वो लोग बहनें क्या करती थी, उनके हस्बैंड का अच्छा सैलरी नहीं होता था, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था, तो उन्होंने क्या किया कि उनके साथ मिलके डेमो सेशन शुरू किया दोपहर में, 25-30 बहनों को जमा करके। तो समझ लीजिए एक रेहाना आपा है, वो एक मोहल्ले में रहती है, वहां पे आसपास 15-20 और मोहल्ले हैं। तो रेहाना आपा वो मोहल्ले में, हर एक मोहल्ले में जाके 15-20 बहनों को दोपहर में जमा करेंगी, वहां प्रेशर कुकर से पकाएंगी ये केक और दिखाएंगी और सबको टेस्ट करवाएंगी, और फिर वो पैकेट्स को बेचेंगी, और हर एक पैकेट उनको 10 रुपया मिलेगा। वैसे करके उन्होंने 2 सालों में 500 बहनों का पूरा एक नेटवर्क खड़ा किया डिस्ट्रीब्यूशन का। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कई बार आप प्रोडक्शन में बहुत कुछ नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट लेवल पे, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कुछ कर सकते हैं, कुछ कस्टमर लेवल पे कुछ कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बात करिए लोगों से, उनसे पूछिए कि क्या है, अभी भी आप प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है, लेकिन क्या है जो अभी भी नहीं मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल, मैं अभी बैंगलोर गया था, और मैं स्टडी कर रहा था, एक पास्टर साहब है वहाँ पे, उनसे, वो एक हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के बिजनेस में है, और वो पहले वो विप्रो कंपनी करती थी। जब उन्होंने शुरू किया, वो खुद विप्रो का एम्प्लॉइज थे, तो उन्होंने ये करा कि पहले तो लोगों को अब विप्रो की फैक्ट्री में भेजना पड़ता था,
और फिर वहां पे आपको 3-4 दिन लग जाते थे। जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तो हाइड्रोलिक सिलेंडर सेम बिजनेस, लेकिन सर्विसिंग में उन्होंने ये किया कि उन्होंने बोला कंपनीज को कि हम आपके यहाँ आके 95 में जब उन्होंने शुरू किया था तो एक दिन का अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं कंपनी के पास होता था तो उनको 1000 रुपए का लॉस होता था। इन्होंने बोला कि मैं आपको इमीडिएट सर्विस दूंगा, आपके डोर स्टेप पे आके आपको सर्विस करके जाऊंगा। और ऐसे करके उन्होंने हाइड्रोलिक सिलेंडर में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सर्विस लेवल पे उन्होंने कुछ नया किया और उससे उनका बिजनेस बढ़ गया। जी कदीर कदीर खान साहब, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम सलाम कादिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस में पर्टिकुलरली इनटू प्रीमियम रेंज। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें और इनोवेशन क्या हो सकता है, या फार्मास्यूटिकल्स में और इनोवेशन क्या कर सकते हैं? कदीर भाई आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आप माइक नजदीक पकड़िए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, मैं हूँ अभी फिलहाल बिजनेस में हूँ, तो हम क्या और इनोवेशन कर सकते हैं इसके अंदर? ऑनलाइन फार्मेसी का तो मेरे दिमाग में नहीं है, हम लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर है, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेके हम क्या और इनोवेशन कर सकते हैं, या फिर ये बिजनेस में और क्या इनोवेशन कर सकते हैं? आपकी कुछ राय जानना। फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा इनोवेशन हो रहा है कादिर भाई। आज बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा ही इंडस्ट्री है इंडिया में सबसे ज्यादा इनोवेटिव है। और जब से ये जो सारे प्रोडक्ट्स आई है, जब से ये कोरोना वायरस आया है, तो सबसे ज्यादा जो मार्केट जो बढ़ने वाला है फ्यूचर में, वो हेल्थ केयर ही बढ़ने वाला है। आपको ये देखना है कि आप कौन से सेगमेंट में है, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कैसे हिमालय आप देखिए, क्लासिकल एग्जांपल है, हमदर्द देखिए, सिप्ला देखिए, ये छोटे मोटे पैमाने से शुरू होकर कितने बड़े तादाद में अभी ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे यूनानी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कॉस्मेटिक और फार्मा में भी बहुत बड़ी रेंज है। सो मुझे लगता है कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने का, अभी देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है इम्यूनिटी आप कैसे बढ़ाएंगे। और अभी मुझे लगता है कि आज ये जो क्राइसिस है उसके बाद लोग अपने हेल्थ पे ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। सो आपको ये देखना है कि क्या लाइफस्टाइल बदलेगा लोगों का, किस तरह की चीजें। इंडिया में अभी भी लोग विटामिन की दवाइयां नहीं ले रहे हैं, जैसे अमेरिका में, यूरोप में बहुत कॉमन है कि लोग विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो मुझे लगता है ये भी मार्केट बढ़ने वाला है। तो ये कोशिश करिए कि ऐसा कुछ बनाइए जो ऑर्गेनिक हो, जो इजी टू प्रोड्यूस हो और यूनिक हो, साथ में जो लाइफस्टाइल के मुताबिक लोग उसको अडेप्ट करें। ठीक है, अभी कौन है? अनवर। मुजीब अहमद खान साहब, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुजीब भाई। हेलो हेलो। जी जी बोलिए, आपका सवाल। मेरी आवाज आ रही है? मुजीब अहमद खान भोपाल से बोल रहा था मैं। मेरा सवाल तो नहीं था, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा था। अभी 3-4 पहले किसी ने एक सवाल किया था कि वो अपना एक रेस्टोरेंट खोल रहे थे जो चेन के उसमें जा रहा था, मगर किसी रेसिपी की वजह से, किसी वजह से वो परेशान है। मैं यहाँ भोपाल के अंदर एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ अभी, और चेन वाइज ये जैसे अल्बेक के नाम से। तो अगर उनको कोई हेल्प या किसी भी तरीके की जरूरत चली लॉकडाउन के बाद, तो हम उसके लिए पूरा काम कर सकते हैं। और मेरे पास पूरा सेंट्रलाइज किचन और आउटलेट्स मौजूद हैं, अपन उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्प चाहिए इस तरीके की, कि वो कह रहे थे कि मैंने चैन सिस्टम शुरू करने की कोशिश करी थी, मगर रेसिपी की वजह से, किसकी वजह से मैं फ्लॉप हुआ उसके अंदर और नहीं चल पाया। अभी 2-3 नंबर पहले किसी ने बात किया था, मैं नाम भूल गया किसी साहब का। तो अगर इस तरीके की किसी भी चीज के हमें चाहिए तो मेरे पास पूरा सेटअप मौजूद है, फैक्ट्री है और आउटलेट्स भी हैं जिस पे अपन चल के मेहनत कर सकते हैं। और जिस तरीके की कोई मेरी तरफ से मदद होगी अपन कर सकते हैं। तो जरा प्लीज उनसे शेयर कर लीजिएगा। नाम इत्तेफाक से मैं भूल गया हूँ क्या था उनका, तो जरा देख लीजिएगा। और मैं ये कह रहा था कि सर फूड में क्लाउड किचन इज अ नया फ्यूचर ट्रेंड है। आई थिंक काफी लोग जो हैं वो क्लाउड किचन पे जाएंगे, और क्योंकि प्रोडक्शन जो फिक्स कॉस्ट है जो रेस्टोरेंट चलाने की बहुत ज्यादा है। और मैंने काफी एग्जांपल देखे हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, बॉम्बे और सभी जगह पे, जिसमें लोग क्लाउड किचन शुरू करके ये स्विगी, जोमेटो और दूसरे तरह की ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और इसमें काफी अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक कई लोग वो भी सोच सकते हैं कि कैसे क्लाउड किचन को खड़ा किया जाए। और थैंक यू सो मच सर, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। इंशाल्लाह मिलेंगे कभी।
डॉक्टर आरिफ बरगीर साहब, आपका सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम आरिफ। आरिफ, मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ, सांगली महाराष्ट्र से। जी जी आरिफ। सर जी मैं सिंस लास्ट 7 ईयर आई एम इन फार्मा सेक्टर, और एक्चुअली हम लोग थर्ड पार्टी अभी प्रोडक्ट रजिस्टर करा रहे। तो स्पेसिफिकली हम लोग को अभी मार्केट का, आपने जैसे बताया पिछले टाइम हजरत ने कुछ दो क्वेश्चन पूछे थे हर्बल फार्मा के रिगार्डिंग भी। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट। मैं थोड़ा ग्लोबली और थ्रू आउट इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ बाय डिजिटल मार्केटिंग या फिर एथिकल इसके अंदर। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने नेट के थ्रू बहुत सारे पीडीएफ देखे, वीडियोस, ऑडियोज देखे, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे एक चैनलाइज तरीके से क्या करना है, कैसा करना है, इधर कुछ अपने को क्या कुछ अपने पास हो तो थोड़ा प्लीज। ओके, सो आरिफ पहले तो ये करिए कि आप बेसिकली है ना कोशिश ये करिए कि वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू है ना इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करिए। और दूसरा ये करिए कि अगर आपके पास थोड़ा सा फंड हो तो आप एग्जीबिशंस होते हैं और ट्रेड शोज होते हैं, उसमें जा सकते हैं। जी जी। अनवर, मैं लॉस हो गया मेरा कनेक्शन? नहीं है ना। हेलो, जी 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 जी। सो आप सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी। तो आप जी, ये कर सकते हैं कि आप ट्रेड शोज और ये है और ये एग्जीबिशंस हैं, इस तरह से उसके थ्रू आप चैनल बना सकते हैं। तीसरी जो चैनल है जो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस करते हैं वो लोकल अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस्तेमाल करते हैं। आप अपने भाइयों बहनों को जो भी रिश्तेदार हैं जो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में, उनके थ्रू कह सकते हैं कि उनको पूछें कि कोई अगर उनके जान पहचान में हो। और जो चौथा जो चैनल है जो मुझे लगता है जो है ये कि काफी आप जैसे इंडिया ट्रेड मार्ट है और इस तरह की जो जहाँ पे लिस्टिंग होती है उसमें आप डालेंगे, कई बार कई लोगों को बेनिफिट मिला है उससे, कई एक्सपोर्टर और कई फॉरेन कंपनीज है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत यूनिक है और बहुत अच्छे से आप उसको इंडिया मार्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि कैसे आपका लिस्टिंग ऊपर जाएगा, सो आई एम श्योर आपको कुछ न कुछ तो फायदा होगा इससे। ये 3-4 चैनल्स के थ्रू आप शुरू कर सकते हैं। हम आरिफ फॉलो अप क्वेश्चन बाद में ले, हम बाकी के सवाल पहले पूरे कर लें। फॉलो अप क्वेश्चन हम नहीं ले रहे, सिर्फ ओनली वन टाइम ही क्वेश्चन पूछना है आपको। तो सैदा जुवेरिया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, ऑलरेडी मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी जब वी आर हैविंग ऑन वेबिनार ऑन फेसबुक, सो दिस टाइम अगेन आई एम हियर। I would like to ask what other the innovation we can bring other than the designs in the jewelry. As I said that my business is imitation jewelry. So क्या innovation other than the designs, what type of innovation can I bring in my business? आपा जैसे मैंने बोला ना कि जो मैंने अपना एग्जांपल दिया अपनी स्टूडेंट का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का रिलेटेड, ये कैसे उसने जो लेडीज है लोकल लेडीज को इस्तेमाल करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मार्केट है वो किटी पार्टीज का मार्केट होता है। जो ज्वेलरी, मैं कहता हूँ कि विमेन रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप बेचना चाहते हैं तो जिस तरह हर एक सिटीज में बहुत सारी किटी पार्टीज और बहुत सारे विमेन ग्रुप्स हैं, अगर आप उनको टैप कैसे भी करके कर सकते हैं थ्रू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आई थिंक मे बी डिजाइन लेवल पे तो देखिए इनोवेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज डिजाइन आजकल आप देखिए इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा लोग अपने अलग अलग डिजाइन को फीचर करते हैं और काफी कुछ इंस्टाग्राम से भी लोग पैसा कमा रहे हैं अपनी स्पेशल ज्वेलरीज, कॉस्ट्यूम्स, इस तरह की जो फील्ड है उसमें। सो एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप कोशिश करें कि आप किसी भी तरह से टाइप करें, अगर लोकल रिटेल शॉप्स हैं जो स्पेशली जो चूड़ी और बैंगल टाइप के जो चीजें रखते हैं, और इस तरह से उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एग्जीबिशन, आजकल फ्ली मार्केट बहुत चल गए हैं, सो हर एक जगह पे। तो दीज आर द वेज, मे बी यू हैव टू थिंक अबाउट नॉट एट द डिजाइन साइड बट मे बी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कस्टमर रिलेशन साइड, कि आप कैसे उसको वहां पे इनोवेशन करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर मेरा आपसे सवाल है कि हमारा इंडस्ट्रियल सप्लाई है लाइक टूल्स एंड रोड लाइन सेफ्टी जी, और अपना मोटर शटर मोटर का भी है सर डिस्ट्रीब्यूटर जी। तो सर मैं
इस बिजनेस में कैसे इनोवेशन कर सकता हूँ? ये बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है कि तो जैसे मैंने कहा ना कि जो मैंने आज थोड़े से आपको पॉइंटर्स बताए कि ट्रेड जो ज्यादातर जो आप मतलब आई अज्यूम कि आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, ट्रेडिंग करते हैं ना आप? जी सर। हाँ, तो जी ट्रेडिंग पे सबसे बड़ा जो आप लेवल पे आप इनोवेशन कर सकते हैं वो कस्टमर रिलेशनशिप पे, और आप जी सर्विस जो देते हैं, आप जी ये देखिए सर। कि आपकी आपकी सर्विसेज बेस्ट हो, आपका कस्टमर रिलेशनशिप बेस्ट हो, और अगर ट्रेडिंग में है तो यही दो चीजें जो आपको आगे लेके जाती है। सो कोशिश ये करिए, बिकॉज आपका बहुत स्पेसिफिक फील्ड है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वहां पे किस लेवल का मतलब प्रोडक्ट लेवल पे इनोवेशन हो सकता है या कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में ये कन्वीनियंस, मैं आजकल कहता हूँ कि जब लॉकडाउन में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कन्वीनियंस है। पता है आज ऐसा होता है कि आज जो जोमेटो, स्विगी और बिग बास्केट से लोग दूर होके अपने अपने घर के आसपास के जो सब्जी वाले हैं, जो फ्रूट वाले हैं, उनको फोन करके बुलाते हैं, जिनको 5 साल में बुला नहीं रहे थे बैंगलोर में और बॉम्बे में। सो ये है कि कन्वीनियंस, वो लोग आके घर पे सब्जी देके जाते हैं, अपने घर पे ये सर्विस देके जाते हैं। सो अगर कन्वीनियंस अगर आप करते हैं और सर्विस देते हैं और उनसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, आई एम श्योर आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है। जहीर भाई, और कौन है? जहीर भाई आपका सवाल है? कई लोग चैट में लिख रहे हैं, कैन आई आस्क क्वेश्चंस? आई थिंक आप लोग अपना रेज करिए हैंड, उससे ज्यादा फायदा होगा। जी जहीर भाई। हेलो जी सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है अहमदाबाद में, और बेसिकली मेरे पास सारे बंदे जो हैं वो ब्लू कॉलर हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो सर, तो क्या है कि अगर हम कभी कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करने की सोचते हैं जब, और उसके लिए हम उनको ट्रेन करने की भी सोचते हैं, लेकिन वो लोग क्या है कि जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते और क्वालिटी फिर हम बना नहीं पाते उसकी वजह से। तो ऐसा क्या करना चाहिए उन लोगों को ट्रेन करने के लिए? देखिए, ये बताइए कि हमारे वहाँ जब कोई भी जमात होती है, तबलीग जमात है या कोई भी इदारा होता है, उसमें लोग कैसे काम करते हैं? क्योंकि हम, अगर आप मस्जिद, आपकी आसपास की मस्जिद है, उसमें कोई बोलेगा कि आप मदद करो, आप करेंगे। हम आप क्योंकि आपका वो बिलीफ है वो मस्जिद में, और वो मिशन उनका है, उसमें बिलीफ है। हमेशा क्या होता है कि जब सबसे बड़ा जो लीडर का काम होता है कि खाली एम्प्लॉयज को पगार नहीं देना है, उनका ख्याल रखना है, उनका भरोसा आपके अंदर होना, डेवलप करवाना जरूरी है। ये सिर्फ कन्विक्शन, सिर्फ ट्रांजैक्शनल होगा ना तो वो लोग आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं अभी मैंने गए लास्ट सैटरडे को एक टॉक दिया था कोविड पे, और मैंने ये बोला था सबको कि ये टाइम है जब आप बुरे टाइम में एम्प्लॉयज को संभालेंगे ना, तो क्राइसिस के बाद, रिसर्च ये कहता है, क्राइसिस के बाद जब है ना, क्राइसिस में अगर आप अपने एम्प्लॉयज को संभाला, क्राइसिस के बाद एम्प्लॉयज आपको संभाल। सो आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ रिश्ता ऐसा बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर लगता है कि आपको कि कोई एक एम्प्लॉय की वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है, तो आप उसको निकाल के भी आप ये करिए कि आपके कल्चर और आपके माहौल को ठीक ठाक रखिए। कई बार क्या होता है, डिसिप्लिन में लोगों को लाने के लिए आपको थोड़ा सा हार्श एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयज रिलेशनशिप पे थोड़ा फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट मिलेगा। आप उनको बताइए कि आप क्यों उनसे क्या उम्मीद करते हैं और उनकी क्यों जरूरत है आपको, और उनकी जरूरत की वजह से अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी और उनका कैसे ग्रोथ होगा। कई बार उनको पता नहीं होता कि उनका कंट्रीब्यूशन से उनको खुद को क्या बेनिफिट होने वाला है। सो ये बताना, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। सही, ठीक है जी। लास्ट सवाल लेंगे हम लोग। फिरोज भाई आपका सवाल पूछिए। फिरोज, एक मिनट। सैयद खलील साहब आपका सवाल पूछिए। जी, सैयद खलील साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है अब्रा साहब? जी 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 अब्रा साहब, आपसे आपका लेक्चर सुन के काफी अच्छा दिखा अल्हम्दुलिल्लाह। इनोवेटिव बिजनेस मॉडल पे स्पेशली मैं हैदराबाद से कनेक्टेड हूँ, और रिसेंटली मेरा सवाल थोड़ा सा हो सकता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द इनोवेटिव बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, बट द थिंग इज आई जस्ट नीड एन एडवाइस फ्रॉम योर साइड कि मैंने एक रिसेंटली ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कुछ मैं मॉडल प्रोडक्ट्स लेता हूँ मैन्युफैक्चरर से, जैसे कि पॉलीमर है, पॉलीमर प्लास्टिक पॉलीमर्स एंड पीवीसी एंड डब्ल्यूपीसी शीट्स एंड फोम बोर्ड्स एंड ऑल,
एंड ग्लूज, वो लेके मार्केट करके सेल करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, एक साइड है. Another side of this, another arm of my trading firm, which I have been registered as SafariTrademark.com. For example, I'm giving it to you, like for the registration of all government registration as well as the online. उसके साथ साथ मैं मार्केटिंग फर्म हूँ. एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड टोटली ऑनलाइन मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन से रिलेटेड है. टोटली मैं ऑनलाइन रिलेटेड कंप्लीट, मतलब फ्रॉम मार्केट प्लेस टू सोशल मीडिया टू ऑनलाइन प्रेजेंस मैं मार्केट लीड जनरेट करता हूँ. ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स से वही करता हूँ, 20 ईयर्स. तो मैंने जो अपना ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करता हूँ. एक अनदर फर्म बना रहा हूँ OnClickTalent.com, जो कि रिलेटेड है ऑनलाइन मार्केटिंग से. तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा एडवाइस ये चाह रहा हूँ आपसे कि शुड आई रन दिस बोथ सेपरेटली, like trading firm or the marketing firm separately, because innovative जब मैटर आ रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, उससे अंदाजा हो रहा है मुझे कि दोनों को सेपरेट लगे जाओ, या फिर ट्रेड फर्म जो है, जो मार्केटिंग ट्रेड फर्म है, उसके अंडर पैरेलली लिख जाऊं एज ए आर्म ऑफ दिस ट्रेड मार्केटिंग फर्म. आर्म ऑफ ट्रेड मार्केटिंग फर्म इज OnClickTalent.com. OnClickTalent is the arm. I hope you got the point. तो क्या हो रहा है अभी, तो इनिशियली स्टेज पे हमें, इनिशियली स्टार्ट किया हमें. आई जस्ट आई एम स्ट्रगलिंग विद द मैन्युफैक्चरर्स एंड द सप्लायर्स एंड ऑल. इन्वेस्टमेंट वगैरह काफी चीजें होती है, लेकिन अभी इनिशियली मैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सही लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि गोलमाल ना हो जाए. ओके, तो पहली बात है कि आपका जो सेंटर में जो आपका कोर बिजनेस होगा, जिसमें आपका सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और साथ में आपका सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइज जहां पे यूटिलाइज होगा, वो आपका कोर बिजनेस होगा. और बाकी की जो होंगी वो सपोर्ट आर्म्स होंगी, जो आपको उसको कह सकते हैं कि मे बी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होंगी या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज होंगी. सो वो आप एज अ सेपरेट यूनिट भी कर सकते हैं, या आप विद इन दैट एक और यूनिट खड़ा कर सकते हैं. तो समझ लीजिए कि आपने एक बिग अम्ब्रेला खड़ा किया, उसके अंदर उसके कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आपको उसको वही अम्ब्रेला के अंदर डालिए. अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है एक दूसरे के साथ और थोड़ा सा अलग है, तो उसको एक अलग वर्टिकल में डालिए. ठीक है, इंशाल्लाह लास्ट सवाल लेंगे. ब्रदर फिरोज, आपका सवाल पूछे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अबरार भाई, एक्चुअली मुझे ये पूछना था. एक्चुअली मैं करंटली अभी पुणे में हूँ, और 2015 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में जी. सो 2015 से लेके 2000 अभी करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ पावर सॉल्यूशंस प्लस डेटा सेंटर सेगमेंट में पुणे में. तो यहाँ पे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट में काम करता हूँ. तो एक्चुअली अपने अनवर भाई का जो परवाज ग्रुप है, उसके अंदर से बहुत सारी मालूमात वगैरह आती है. तो ऐसा उनके बातों से भी या फिर जो इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इनकरेज होता हूँ कि अपना खुद का एक कुछ स्टार्टअप शुरू किया जाए पुणे में. क्योंकि यहाँ पे मैंने पुणे में बहुत सारा अच्छा सा कस्टमर बेस बनाया है. तकरीबन 100 अच्छे बड़े बड़े कस्टमर्स मैंने उनके साथ काम किया है. तो उस पे मुझे आपका एडवाइस चाहिए था. क्या एडवाइस चाहिए आपको? कि नया स्टार्टअप मैं इसमें क्या कर सकता हूँ. देखिए, पहली बात है फिरोज भाई, मैं है ना कभी बिजनेस आइडिया नहीं देता हूँ. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एज ए एंटरप्रेन्योर आइडिया आपकी तरफ से आना चाहिए. सो आप ये देखिए कि आपका एक्सपर्टाइज किस में है, आपका फील्ड कौन सा है, आपको कौन से सेक्टर का नॉलेज है, और दूसरा होता है कि आप कौन से सेक्टर में पैशनेट हैं और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं. ये थोड़ा होमवर्क आपको करना पड़ेगा. अगर आप कुछ करके लाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर सकता हूँ. आप मुझे फोन करेगा. मेरा नंबर लिख लीजिए आप लोग, सब लोग, कई लोग पूछ रहे हैं. 9898462886 9898462886 ये मेरा मोबाइल नंबर है. 9898462886. सो ठीक है, ओके, शुक्रिया. अबरार साहब, आप चैट में डाल दीजिए उसको, आपका जो नंबर है. इंशाल्लाह मैं अभी दावत देता हूँ सलाउद्दीन अहमद साहब को, कि वो जो हमारे नेशनल एडमिन फॉर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेशनल एडमिन ऑफ रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडमिन है, तो वो जो है कंक्लूडिंग पेश करेंगे. जज़ाकल्लाह अबरार अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Rifa, very well you answered the questions, also taken up the questions. We appreciate and we thank you on behalf of Rifa Chamber.
I will hand over to Salahuddin Saab. He will conclude the session. Salahuddin Saab. अस्सलाम वालेकुम, देख रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। आपका ये मैं नजर आ रहा हूँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, देखिए सबसे पहले तो अबरार अली सैयद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि उन्होंने अपनी जो सलाहियत है, अपना टाइम निकाला और एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, उनको मैं कहना चाहूंगा कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शुरुआत 2015 में महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, जिसमें सिर्फ हमने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए थे कि अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और उनको बिजनेस कोचिंग भी एक चीज होती है जिसमें लोग सीख के बिजनेस करते हैं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। और 2017 पहुंचते पहुंचते हमने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना लिया जिसका नाम रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है और अभी हम लोग दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली में हेड ऑफिस अभी हो गया है और 17 स्टेट में रिफा वर्क कर रही है, यानी पैन इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए रिफा जो है वन कांटेक्ट पॉइंट है आपके लिए, एक रूफ है जहाँ पे आपको सब तरह की हेल्प मिल सकती है। वेदर आप स्टार्टअप में कुछ चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है अलग अलग जो है रिसोर्स पर्सन है, अलग अलग स्किल सेट के लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आप अपनी बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी। आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, उसमें हेल्प मिलेगी। आप कुछ कंप्लायंसेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसमें हेल्प मिलेगी। तो हर चीज के लिए आप रिफा को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो लोग रिफा के मेंबर्स हैं उनको हेल्प मिलती रहती है, पर्सनली भी बातचीत होती है, हर रिलेटेड उनको गाइडेंस मिलता रहता है। इसमें कैसा रहता है कि अगर किसी को गाइडेंस की जरूरत होती है, गाइडेंस और नेटवर्किंग की जरूरत होती है तो हम नेटवर्किंग कराते हैं। यहाँ तक के फाइनेंस के बारे में भी हम लोग गाइडेंस करते हैं। स्पेशली बहुत सारे मुस्लिम के साथ इश्यू है कि वो इंटरेस्ट बेस्ड लोन नहीं लेते हैं जस्ट बिकॉज ये हराम है इस्लाम में। तो हम लोग इस्लामिक फाइनेंस के बारे में भी गाइडलाइंस देते हैं हमारे मेंबर्स को। तो मैं ये कहूंगा कि आप रिफा की मेंबरशिप लें और जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बिजनेस रिलेटेड तो रिफा को वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाएं। दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो हम लोग का जो वेबिनार है वो 11 अप्रैल को है, सैटरडे को, सेम टाइम है। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के जो डिप्यूटी डायरेक्टर हैं गोवा के, वो स्पीकर रहेंगे और गवर्नमेंट स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में अभी के सिचुएशन में क्या गवर्नमेंट चाह रही है उस टॉपिक पे वो आपसे बात करेंगे। तो उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया है। जितने भी रिफा के बिजनेस ग्रुप चल रहे हैं आप उसको उसमें रजिस्ट्रेशन करें। और आखिर में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा शुक्रगुजारी है अल्लाह ताला के लिए जिसने इस वेबिनार को कामयाब बनाया। उसके बाद जो है अबरार अली सैयद साहब को के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और अनवर भाई जो हमेशा होस्ट करते हैं अपना बिजी टाइम निकाल के, इनकी मल्टीपल जूम मीटिंग रहती है, और उन तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने वक्त निकाला और वो अपनी बिजनेस के लिए कितने सीरियस है। तो हम सबके शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मीटिंग एंड कर रहे हैं।